राजपाल एंड सन्स की ओर से ऑन लाइव वार्ता सत्र में आज बच्चन के कविता संसार पर आप सब लोगों के समक्ष हूं। मैं राजपाल एंड सन्स के मित्रों, अपने मित्रों और साहित्य से संपृक्त रखने वाले सभी अपने मित्रों का हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत ही रोचक और अपने आप में इतने व्यापक आयामों वाला है कि जिसे आसानी से किसी खास समयावधि में समेट सकना मुश्किल है। फिर भी मेरी कोशिश होगी कि बच्चन के काव्य प्रेमियों को एक ऐसा अवलोकन और परिवेक्षण हासिल हो कि वे जान सकें कि हिंदी कविता के क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता और स्तरीयता के संतुलन को कायम रखने वाला यह कवि किस तरह का है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका वैशिष्ट्य क्या है, इसके गुणसूत्र क्या हैं और इतने आयामों वाले इस कवि की कविता के हेतु क्या रहे हैं, उसके प्रयोजन क्या रहे हैं और उसकी सिद्धि क्या रही है। मैं इस विषय पर सोचता हूं तो अक्सर मुझे लगता है कि कवि होना क्या होता है। अक्सर कवि अपनी मस्ती से जाने जाते हैं, अपनी अद्वितीयता से जाने जाते हैं, अनूठेपन से जाने जाते हैं, जनता के प्रति, समाज के प्रति, समय के प्रति और पूरी दुनिया के प्रति अपनी चिंता से जाने जाते हैं। जिस कवि में यह चिंताएं जितनी व्यापक होंगी, वो उतने ही बड़े भूगोल और उतने ही विशाल हृदय अंतःकरण का कवि होगा। और जब हम बच्चन की ओर निगाह डालते हैं तो मुझे इस बात की आश्वस्ति होती है कि बच्चन इतने बड़े आयामों वाले कवि थे जिनके निज में पूरी समूची दुनिया का निज बोलता है। कष्ट और पीड़ा से ग्रस्त मानवता यानी पीड़ित मानवता का अंतःकरण बोलता है। और अगर हम याद करें तो अपने को मस्ती का कवि कहते भी थे वे। उनके साथियों में भगवती चरण वर्मा ने कहा है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, सो पस्ती मस्ती दुख उम्मीद अपराजेय जिजीविषा, ये तो कवि के पाथेय हैं। अगर ऐसे संघर्ष न हो तो हमारे समय में निराला पैदा नहीं होते, हमारे समय में मुक्तिबोध पैदा नहीं होते और दुनिया के बड़े बड़े कवि नहीं पैदा हुए होते। कोई ब्रेख्त ये नहीं कहता कि मैंने जितने ज्यादा जूते नहीं बदले उससे ज्यादा मुल्क बदले। कष्ट और पीड़ा मुझे लगता है कि कवियों के भाग्य में, प्रारब्ध में लिखा होता है। इसीलिए इन पगडंडियों पर चले बिना कोई कवि नहीं हो सकता है। संघर्ष कवि के अनुभव को एक बड़ा क्षितिज देते हैं। निराशा और आशा और उम्मीद के बीच एक द्वंद्वात्मक स्थिति में होता है कवि और वो उन मूल्यों के लिए लड़ता है जो संघर्षों से जूझते हुए भी पराजित नहीं होते। वे मूल्य जिंदा होते हैं जिनके लिए वो संघर्षरत रहता है। हम सब ने उन्हें मधुशाला के कवि के रूप में जाना है, उन्हें संघर्षों और नियति व प्रारब्ध से जूझने वाले कवि के रूप में जाना है। हम जानते हैं कि यह कहा गया है, all our sweetest songs are those who tell the saddest thoughts। इसी को बच्चन खादी के फूल नामक कविता संग्रह में यूं कहते हैं, जिन गीतों में शायर अपना गम गाते हैं, मैं उन सबके मीठे, वे उन सबके मीठे नगमे होते हैं। जिन गीतों में शायर अपना गम गाते हैं, वे उनके सबसे मीठे नगमे होते हैं। जाहिर है कि एक बड़े कवि के कथन को सिद्ध करता हुआ यह कवि अपने संघर्षों से कविता को
मीठा स्वर दे रहा है, पीड़ा को मीठे गान में बदल रहा है। और भी कवियों ने कहा है, विरह कराहते हुए इस शब्द को निठुर विधि ने अक्षरों से है लिखा। विरह, पीड़ा, ये तो मैं जैसा कि मैंने कहा कि कवि के प्रारब्ध में होता है। नीरज जो उनके बाद आने वाले कवियों की पीढ़ी में बड़े ही लोकप्रिय कवि हुए और कवि सम्मेलन के मंचों की तरह वे भी बड़े कामयाब शायर और कवि के रूप में जाने गए। उन्होंने लिखा था, कांपती लो ये सियाही ये धुआं ये काजल, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी। वही नीरज है जिन्होंने संघर्ष किया और लिखा, करती टाइप ऑफिस की किसी टेबल पर, आज भी झुकी कहीं होगी लिखावट मेरी। पहले प्रेम का कुछ आचमन हुआ, उसकी किरणें फूटी तो लिखा, वो कुरसमा की अंधेरी सी हवादार गली, मेरे गुंजन ने जहां पहली किरण दी। और भी लिखा कि मेरा कुर्ता सिला दुखों ने बदनामी ने काज निकाली। तो ये जो दुख के साथ अपने गान को बहुत मधुर बनाकर प्रस्तुत करने की कला है, इसमें कवि निपुण होते हैं। अपने दुख को भी नेपथ्य में रख कर लोगों के लिए गीत में वे उन मधुर स्वरों को प्रस्तुत करते हैं जिससे हमारा मन झंकृत हो उठता है और हम कवि के पड़ोस में चले जाते हैं, उसके अंतःकरण में प्रवेश पाते हैं और हमें लगता है कि कवि अपना दुख नहीं बखान रहा है, ये कवि तो कोई हमारा दुख कह रहा है। इसी तरह बच्चन ने पूरे देश में लोकप्रियता हासिल की। भारत भूषण भी उनके बाद की पीढ़ी के कवि हुए और मंचों के बड़े सफल कवि माने गए। उन्होंने लिखा है कि जब नींद ना आई और न जाग सका, बेचैनी की कुछ दवा न मांग सका, दम घुटा नयन का कोना गर्म हुआ, तब तब मेरे गीतों का जन्म हुआ। यानी यह बात अपने आप में प्रमाणित है कि दुख की भित्ति पर, दुख की आधारशिला पर कोई व्यास पूरे जीवन की, पूरे समय की कथा कहता है। एको रसः करुण येव कहकर भवभूति ने उत्तर रामचरित में जिस चरित्र का बखान किया, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि कविता के केंद्र में केवल करुण रस भवभूति के लेखे नहीं था। आज की विराट कविता के समक्ष भी उसके भीतर जो अंतस्तत्व हैं, वे करुणा के अंतस्तत्व। जिस बड़े कवि के भीतर उसके श्रृंगार, उसके किसी भी रसावतरण के मध्य करुणा का अवतरण होगा, करुणा न्यस्त होगी, वो उतना ही बड़ा कवि होगा। इस तरह से मैं कहूं कि करुणा का जल बच्चन के यहाँ बहुत अधिक छलकता है। वे हताशा की गलियों से गुजरते हुए आशा का राजमार्ग तलाशने वाले कवि थे। वे कहते भी थे कि कविता घटनाओं का सिलसिला इतिहास नहीं है, घटनाओं से जिन भावनाओं की अनुभूति हुई है उन्हें जगाने का साधन है। जीवन और कविता का रिश्ता क्या है? वे कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि जीवन कविता आपस में इनका क्या रिश्ता है, जीवन कविता से परिचालित हो कि कविता जीवन से, यह सवाल हमेशा उठता रहा है। जिस तरह से कला और कविता का रिश्ता, विचार और कविता का रिश्ता, संवेदना और कविता का रिश्ता, उसी तरह कविता और जीवन का रिश्ता किस तरह होना चाहिए? क्या कविता जीवन से परिचालित हो या जीवन कविता से परिचालित हो? वे उत्तर देते थे और कहते थे कि कविता जीवन से परिचालित होनी चाहिए, तभी उसमें वस्तुनिष्ठता आएगी। और इस तरह से एक बड़े कवि की सिद्धि के पीछे उनकी कविता के हेतु अब समझ में आते हैं कि कविता जीवन से परिचालित होनी चाहिए। और इस तरह से वे अपने को जीवन का कवि सिद्ध करते रहे। जब हम कविता का काका गागा भी नहीं जानते थे, तो बच्चन, नीरज, रामनरेश त्रिपाठी, रमानाथ अवस्थी, रूप नारायण त्रिपाठी, शिवपाल सिंह क्षेम, शंभुनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र जैसे कवियों को सुना करते थे। छात्र होते थे तो अध्यापक उनके प्रेमी होते थे और उनके भीतर जिस तरह कविता का आवाज था, निवास था, वे उस कविता के माध्यम से हमें जोड़ते थे। जब हम नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी में हुआ करते थे, तो हम सब लोगों का मन
ऐसे कवियों की ओर ज्यादा आकृष्ट होता था जो युवा और किशोर के चित्त को भी अनुभूति का रस दे। हमने पाया है कि उस समय न तो टीवी का प्रचलन था, न सोशल मीडियम था, न लाइव चैनल्स थे। ले देकर एक आकाशवाणी हुआ करता था। ये सब 82 के पहले की बातें हैं, यानी 1982 के पहले का जो संसार है, वो इसी तरह का संसार हुआ करता था। लेकिन आकाशवाणी ने पूरे देश में जो कविता पाठ का सिलसिला है, उसे इतना जीवंत बनाया। स्वरवेला जैसे कार्यक्रमों से हमने बड़े से बड़े कवियों को सुना और सराहा। उसमें बच्चन भी हमें सुन पढ़ते थे, नीरज भी, राम नरेश त्रिपाठी भी, रमानाथ अवस्थी भी, शिवपाल सिंह क्षेम भी, समुनाथ सिंह भी, बहुत सारे कवि जो उस दौर में लिख रहे थे, जो बच्चन के समकालीन थे, जो बच्चन के परवर्ती थे। दोनों तरह के कवियों का जो बोलबाला था, जो उनकी वाचिक प्रभावकता थी, उसको हमने आकाशवाणी के माध्यम से ही जाना। अगर आकाशवाणी न होती, तो हम नहीं जान पाते कि कोई कोई गिरजा कुमार माथुर लिख रहा है, मेरे युवा आम में नया बौर आया है, खुशबू बहुत है क्योंकि तुमने लगाया है। या कोई समूना सिंह लिख रहे हैं, टेर रही प्रिया तुम कहाँ, जानी अनजानी तुम जानो या मैं जानू। बच्चन लिख रहे थे उस दौर में, उनकी मधुशाला बहुत ही लोकप्रिय थी। उनके गीत इतने मधुर होते थे और बच्चन ने वाचिक प्रभाव वाले कवियों को, या कहा जाए कि संपूर्णतः एक कवि का प्रभामंडल कैसा होना चाहिए, वो बेशक अपने अर्थशास्त्र में विपन्न हो, लेकिन अपनी भाव सत्ता में इतना प्रबल हो कि उसकी आवाज दूर तक सुनी जाए। ये वो दौर था जब निराला नेहरू से बात कर सकते थे, फिराक गोरखपुरी नेहरू से बात कर सकते थे, बच्चन नेहरू के करीब हो सकते थे। ये वो दौर था जब शासक प्रमुखों के भीतर भी कविता की संवेदना थी, लेखक की इच्छा भी थी, लेखक का एक प्रभामंडल था। और जाहिर है कि बच्चन का प्रभामंडल तमाम कवियों में सबसे समुन्नत था और स्वीकार्य था। तो ऐसे संचार साधनों के अभाव में शायद मायाकोस्की ने ये कल्पना की होगी कि कवियों के पास हवाई जहाज होना चाहिए, जिससे वे अपनी रचना को शीघ्रातिशीघ्र विश्व के किसी भी जगह पर द्रुतगामी वाहन से, उड़ान से उसे बिखेर सके। एक कवि अपनी रचनाओं का फैलाव ऐसे करता है। लेकिन हमने देखा है कि मध्यकाल के युग में, संत कवियों के युग में, न तो संचार साधन थे, न कोई और ऐसी द्रुतगामी व्यवस्था, लेकिन देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हमारे संत कवियों को न केवल महत्ता मिली, उन्हें सुना गया, बल्कि आज भी आप पूछें तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो मीराबाई को नहीं जानता, जो सूरदास को नहीं जानता, जो कबीर को नहीं जानता, जो तुलसी को नहीं जानता, जो सुंदरदास को नहीं जानता, और जो नहीं भी जानता है वो मलुकदास को जानता है। ऐसे बेफिक्र और मस्ती भरे कवियों का एक समुदाय था, जिन्होंने अपना कोई दल नहीं बनाया, अपना कोई पंथ नहीं बनाया। उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया, लोक भाषा में, स्वीकार्य भाषा में। वे बौद्धिकों के कवि न थे, यद्यपि उनके भीतर जो भाव सत्ता थी, वो बौद्धिकों को भी रिझाने वाली थी और आम जनता को भी समझ में आने वाली थी। अविधा, लक्षणा और व्यंजना, तीनों शक्तियों के ये कवि हुआ करते थे। और इसलिए उस दौर के आप कवि सम्मेलनों को देखें, जब बच्चन अ, काव्य परिदृश्य में अवतरित हुई, उससे पहले भी शायद वातावरण बन रहा था। लेकिन छायावाद के कवियों में जो उनकी अपनी एक जो कथ्य की भूमि थी, वह इतनी रहस्यमयी थी कि वो मुझे लगता है कि शायद उसके उस दौर के भी अनेक अनेक कवि अ, मंचों पर आते जाते रहे, और उसके बाद भी एक एक कवियों की लंबी पंक्ति हुई जो कि उससे जुड़े हुए जो है वो कवि सम्मेलनों में जाते रहे। तो तो इस तरह से ये जो कविता के मंच हैं, ये जीवंत होते रहे।
मैं भी अनेक कवि सम्मेलनों में सुनने गया हूँ और इसलिए कि कवि सम्मेलनों में आप जाएँ तो जो कविता के बहुत सारे रस हैं, वे एक साथ उपस्थित होते हैं। कोई वीर रस का कवि है, कोई हास्य का कवि है, कोई श्रृंगार का कवि है, कोई रौद्र का कवि है। यानी सारे रस एक जगह पर आपको मिलेंगे और वे आपकी आपकी तंत्रियों को, सुषुप्त तंत्रियों को भी झंकृत कर देते हैं। उसमें कितनी कल्पना है, कितना यथार्थ, ये अलग बात है। लेकिन सारे तत्व कविता के एक साथ आपको मिल जाते हैं, जैसे कि वो कविता बाजार हो। और तब कविता वाकई बाजार के हवाले नहीं थी। जिन दिनों बच्चन, नीरज और इस तरह के कवि अ, हमारे मंचों पर थे, तब कवि सम्मेलन ऑर्केस्ट्रा के हवाले नहीं हुए थे। कवियों के पास वाकई अंतःकरण था। उन्हें शराब पीकर कविता की कुंडलिनी नहीं जगानी होती थी। वे सिद्ध कवि थे, जिसके लिए कवीश्वर कपीश्वराह की कल्पना हमारे तुलसीदास जी ने की। तो आप भी कवि चाहे जितने शोहरत याफ्ता रहे हों, कवियों के प्रति समाज में तब भी बहुत अच्छी राय नहीं होती थी। अब तो शायद अच्छी हो गई हो, लेकिन मुझे संशय है। लंबे बाल, बेफिक्र अंदाज, कमनीय काया, जर्रा नवाजी, मधुर आवाज, ये सब उनके गुण हुआ करते थे। लेकिन एक कवि होने का जो बाना होता था, वो उनके लिए जैसे सुनिश्चित था। कवि कहते हुए कवि का एक प्रभामंडल, कवि की एक मूर्ति हमारे सामने जागृत हो। कुछ ढीला ढाला व्यक्ति जिसके कुछ पुर्जे ढीले हो सकते हैं, लेकिन आज कविता की दुनिया काफी हाईटेक हो गई है। आज कवि इतने विपन्न नहीं रहे और उनका अर्थशास्त्र काफी समृद्ध हुआ है। लेकिन जितना अर्थशास्त्र समृद्ध हुआ है, उतना उनकी कविता जनता से दूर हुई। अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, आज तो विवशता है कि हम अपने ड्राइंग रूम में हैं, लेकिन जब विवशता नहीं थी तो कवियों का जो आवाजाही थी कवियों की, वो इतनी क्षीण हुआ करती थी। तो अक्सर हवाई कल्पनाओं वाले कवि विफल भी हुए। प्रकृति के बीच गए बिना हमने प्रकृति की कविताएं लिखी, यथार्थ से जूझे बिना हमने यथार्थ की कविताएं लिखी, निज की पीड़ा न होते हुए भी हमने निज की पीड़ा का तथाकथित गान किया। तो जब ईमानदारी नहीं होती, तो कविता में अनुभूति की प्रामाणिकता नहीं होती, कविता में संवेदना की सिद्धि नहीं होती। और कविता में अगर संवेदना की सिद्धि नहीं है, तो कविता की नदी में हर गंगे का उद्घोष करने वाले प्रायः मिल जाएंगे। लेकिन संवेदना के स्तर पर कविता के प्रति समाज में एक बोध जगाने वाला भाव पैदा करने वाले कवि बहुत कम मिलेंगे। लेकिन बच्चन ऐसे कवियों में थे जिन्होंने उस दौर वे उस दौर में पैदा हुए थे जब कविता का स्वर्ण युग अभी अभी गुजरा था। छायावाद का बृहत्तर प्रभामंडल, जिसमें निराला, महादेवी, प्रसाद, पंत जैसे बड़े कवि थे। और उसके बाद जो छायावादोत्तर कवियों का दौर था, उसके अवशेष अब भी कविताओं में गूंज रहे थे। लिहाजा निराला, महादेवी, प्रसाद और पंत के बाद कविता छायावादोत्तर राह पर एक मजबूती से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि छायावाद के बाद कविता का किला अचानक कहीं ढह गया, बल्कि एक ऐसी बुलंद इमारत के साथ उसका रिश्ता था। जैसे हमारे पास विरासत अगर मजबूत होती है, तो अगली जो पीढ़ी है, परवर्ती पीढ़ी है, उस पर गर्व करती है। और उस विरासत को अगर हम समृद्ध हाथों में सौंप के जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये वो दौर था जब आगे चलकर 43 के बाद एक राह प्रयोगवाद की तरफ जाती थी, दूसरी नई कविता की ओर। प्रगतिशील धारा के कवि भी उस समय परिदृश्य में थे। अध्यय जी थी, एक तरफ थे, उनका कवि समूह था। दूसरी तरफ केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शील, नवीन, सुमंगल सिंह सुमन और इस तरह के प्रगतिशील कवियों का एक समुदाय था। तीसरी तरफ अ, अ, नई कविता भी अपने आप में एक नया विस्तार ले रही थी और प्रयोगवाद से अलग उसका प्रभामंडल जो है उभर रहा था। निराला मुक्त छंद के द्वार प्रशस्त कर चुके थे। ऐसे माहौल में बच्चन ने छंद की राह नहीं छोड़ी।
निराला ने अनेक प्रयोग किए और बड़े सफल प्रयोग माने गए। नई कविता के प्रस्तावन की दृष्टि से राम की शक्ति पूजा या बहुत सारी जो जो मुक्त छंद की कविताएं हैं, उनका भी प्रवाही स्वर बहुत प्रबल है, जिसमें कहते हैं कि शास्त्र की दृष्टि से बहुत बहुत ही सघन काव्यत्व और जीवन की वस्तुनिष्ठता से अनुप्राणित। तो इस मुक्त छंद के कारण अनेक कवियों का एक एक बड़ा प्रवाह हमारी हिंदी कविता में उद्घाटित हुआ। लेकिन खास बात रही बच्चन की, इन्होंने छंद की राह नहीं छोड़ी, छायावादियों के प्रभाव से मुक्त होते हुए भी एक अलग राह बनाई। निज मन की व्यथा के उद्घाटन का माध्यम भी थी, और निज मन के साथ साथ जैसे आत्मनेय पद और परस्मय पद, जिसका आत्मनेय पद इतना मजबूत होता है, वो पर पीड़ा का भी ज्ञाता हो सकता है, उसका भोक्ता हो सकता है। हमारे यहाँ कहा गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। बच्चन या अन्य कवि, कवियों के यहाँ संघर्ष कम नहीं थे। वे अगले जमाने के धूमिल रहे हों, मुक्तिबोध रहे हों, निराला रहे हों, या फाका बस्ती में जीवन गुजारने वाली नागार्जुन रहे हों, सबके पीछे एक संघर्ष लगा हुआ है। और इन्हीं संघर्षों ने बच्चन को गढ़ा था। निराला उनसे 11 साल बड़े थे, तो पंत 7 साल। उनके मित्र भक्तिचरण वर्मा लगभग 4 साल। उनके 1-2 साल आगे पीछे के कवि श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा और दिनकर लगभग सभी समवयस आसपास। बच्चन ने गीत को जिया और उसे जनमानस में प्रतिष्ठा दिलाई कि उनके बाद के कवियों एक पूरी कतार है, आप देखें, जिन्होंने अपनी लोकप्रियता से अपनी पहचान बनाई। अज्ञे, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, भवानी प्रसाद मिश्र, शील, रामेश्वर शुक्ल अंचल, राम कुमार चतुर्वेदी चंचल, सुमंगल सिंह सुमन, जानकी वल्लभ शास्त्री, शंभुनाथ सिंह, लोचन, गिरजा कुमार माथुर, रामदर्श मिश्री, ठाकुर प्रसाद सिंह, नीरज, रमानाथ जी, धर्मवीर भारती, मुकुट बिहारी सरोज, छविनाथ मिश्र, वीरेंद्र मिश्र, भारत भूषण, राम स्वरूप सिंदूर, उपेंद्र, रविंद्र भ्रमर, शिवपाल सिंह शेम, ऐसे अनगिनत कवियों के बीच अपनी लोकप्रियता का मानक रखा बच्चन जी ने। और ये सारे कवि अपनी लोकप्रियता से समाज में जाने पहचाने गए। अभी भी जो कविता के रस से आप प्लावित हैं, जिन्हें रुचि है कविता में, ऐसा भी समाज हमारे बीच है। और अगर आप उनसे पूछें इनमें से किसी कवि की पंक्ति दोहराकर, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई होगा, ऐसे बहुतेरे लोग होंगे जो उनको उनकी कविता पंक्तियों से जानते हैं और आज भी उनकी कविता पंक्तियों के प्रति आदर का भाव रखते हैं। तो बच्चन अपने समय के कवियों, अपने समवयस और परवर्ती पीढ़ी के कवियों के प्रति अनुप्राणित रहे और उनके प्रेरणा स्रोत भी रहे। युवाओं और समकालीनों से उनका बहुधा पत्राचार था। पत्रों की कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं उनकी, यानी कितनी तो अभी भी लोगों के संग्रह में होंगी अप्रकाशित। लोग उनके साथ जब संबंध बनाते थे, केवल कवि और लेखक का संबंध न होता था, कवि और पाठक का संबंध नहीं होता था, बल्कि एक ऐसा रिश्ता होता था। किसी ने कहा है कि पाठक भी एक तरह का कवि है। वो कवि के साथ जब उसका साधारणीकरण संपन्न होता है, तो उसी तरह वह कवि हो उठता है और कवियों के छोड़े गए गैप्स को, अंतराल के बीच में, अपनी समझ और संवेदना से एक नया काव्य रच रहा होता है। तो कवि भी अपने पाठक के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पाठक के लिए कवि। इतने बड़े कवि जिसकी कि 9 खंडों में रचनावली हो, जिसके स्फुट संग्रह, अनेक संग्रह राजपाल एडिसन से प्रकाशित हुए हों या हिंद पॉकेट बुक से प्रकाशित हुए हों, और
जिसकी लोकप्रियता ये है कि मैं समझता हूं कि गीता प्रेस की पुस्तकों के बाद जिस कवि की पुस्तकों को इतनी लोकप्रियता मिली, वे बच्चन ही हैं और कोई दूसरा नहीं। लेकिन ऐसे बच्चन को जिन्होंने जनता को अपनी कविता से जोड़ा, उस रस से जोड़ा जो कविता में गायब हो रहा था, उनको भुलाने की कोशिशें भी बहुत हुई, पर न केवल वे लोकप्रियता की कसौटी पर, बल्कि कल्पना, यथार्थ, चिंतन और जीवन दर्शन की जमीन पर हिंदी जनमानस पर अपनी छाप छोड़ने में बेहद समर्थ कवियों में थे। ये उनका कवि सामर्थ्य है कि वे मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश की मधुत्रयी लिखने के बाद निशा निमंत्रण, एकांत संगीत व आकुल अंतर के सांद्र, सघन और चित्त छूने वाले गीत लिखते हैं। आगे जब थोड़ा दुखों से निवृत्ति होती है, तो निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर के साथ वे एक दूसरी दुनिया में प्रवृत्त होते हैं। और जब जीवन में थोड़ी समरसता आती है, नीड़ का निर्माण फिर का दौर जब आता है, तब वे सतरंगिनी, मिलन यामिनी और प्रणय पत्रिका के गीत लिखते हैं, संयोग श्रृंगार के गीत लिखते हैं। पर उनकी लोकप्रियता का आलम इसके बावजूद, इन मधुर गीत चर्या के बावजूद मधुशाला के इर्द गिर्द सिमटा रहा है, जिसकी अपनी वजह रही। अरसे से छायावादी कविता के विराट प्रभामंडल ने जैसे कविता के प्रति जो जन रुचि है, उसको थोड़ा कम कर दिया था। क्यों भी कविता अगर बहुत कठिन है, तो उससे जनता विरक्त होती है। ऐसी विरक्ति के दौर में फिर कैसे कविता में रस का अवतरण किया जाए, रस का उद्घाटन किया जाए, कैसे जनता की काव्य रुचियों को प्रक्षालित किया जाए, पुनर्मार्जित किया जाए, अग्रसर किया जाए, इसकी चिंता अ, बच्चन जैसे कवियों को थी। और उनका रचना संसार अपार, 2 दर्जन से ज्यादा उनकी काव्य कृतियां गीत की शुद्धता का प्रमाण देती हैं। उनकी गीत रचनाएं अनुवाद में वे खुद ये महसूस करते हैं और ये बताते भी हैं कि खयाम के रुबाइयों के अनुवाद के सिलसिले में रुबाइयों से परिचय हुआ और ये रुबाइयां ही मधुशाला की नींव का आधार बनती हैं। उन्होंने जनगीता लिखी तो गीता का रूपांतरण किया, खयाम की मध खयाम की मधुशाला का रूपांतरण किया तो खुद की अपनी मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश जैसे गीत काव्य सामने आए। और रूसी कविताओं का अनुवाद किया। शेक्सपियर साहित्य में मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर और मरकत द्वीप का स्वर नाम से अनुवाद किए। आलोचना में वे पंथ के बड़े भक्त थे। सो कवियों में सौम्य संत पंथ पर उनकी आलोचना आई। नए पुराने झरोखे जैसे निबंध भी आए। लेकिन जहां ये कहा जाता है कि गद्यम कवीनाम निक्षम वदंती, कि कवि वही है जिसका गद्य उतना ही परिमार्जित हो जितनी उसकी कविता, यानी कवि अपने गद्य के स्थापत्य से पहचाना जाता है। मैं समझता हूं कि आत्मकथा का दौर आज तो बहुत उबाल पर है। हर तीसरा व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखने की या तो योजना बना चुका है, या वो लिख चुका है, या उस प्रक्रिया में है। लेकिन तब आत्मकथाएं बहुत कम हुआ करती थी। अपने आत्म को लोग गोपन करने में, छिपाने में, नेपथ्य में रखने में ज्यादा आश्वस्त अनुभव करते थे। लेकिन बच्चन कह रहे थे कि मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। मैंने कुंवर नारायण जी के निकट रहते हुए एक सवाल किया कि सारी दुनिया आत्मकथा लिख रही है और आप बिल्कुल अनासक्त हैं, आपने डायरी भी लिखी, तो उसमें आपके निजी इंद्राज बहुत कम हैं। किनसे मिले, क्या बातें हुई, जीवन में बहुत सारी खट्टी मिट्ठी बातें, अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग होते हैं, विवाद होते हैं, संवाद होते हैं। इसका सम्यक अनुशीलन आपकी डायरी से नहीं होता है। आप आत्मकथा क्यों नहीं लिखते? वो मुझे कहते थे, एवं तुझको कहा करता था रूस का कवि, कि कवि की कविता ही उसकी आत्मकथा है, उसे अलग से आत्मकथा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चन ने, यानी बच्चन के कवि का जो अ, वैशिष्ट्य है, उस वैशिष्ट्य का एक सहभाग
उनकी आत्मकथाओं के 4 खंड भी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और आप देखें कि पहली बार आत्मकथा में यद्यपि थोड़ा आत्म तर्पण और आत्मश्लाघा की भी स्वर उसमें मौजूद है, लेकिन उस आत्मश्लाघा या आत्म तर्पण के बावजूद उसमें जो वैचारिक अन्विति है, जो उनके गद्य का स्थापत्य है, जो किस्सा गोई है, कहने की कला है, कहीं भी कवि के काठिन्य से बोझिल नहीं है कि अगर कवि कठिन है तो कहे मघवा और पढ़े बिडौजा। उन्होंने हमेशा भाषा को जनता से संवाद का माध्यम बनाया। भारत की जनता, खासतौर से हिंदी में उसका हाथ वैसे ही तंग होता है, और अगर कवि उसमें और बुझव्वल करने लगे तो केवल बौद्धिकों के काम की वो चीज रहेगी। और बौद्धिक भी कितने हैं जो कविता का रस ठीक से समझते हो। और आज के दौर में तो कवियों के खेमे बन गए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलेगा जो हर कवि के वैशिष्ट्य को अपनाए, विविधता में एकता के प्रतीक को समझे कि रघुवीर सहाय ऐसा लिखते थे, ये ऐसा लिखते थे, रघुनाथ जी ऐसा लिखते थे। अभी तो छंद और तुकांत तुकांत में ही काफी वाद विवाद संवाद है। हर कवि अपनी धारा से दूसरी धारा के कवि को धकियाए जा रहा है अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन हमारे बहुत अच्छे बच्चों के कवि, और जिन्होंने निराला जी, पंत जी, बच्चन जी को देखा है, ऐसे कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी कहा करते थे, ओम जो गाया नहीं गया है वो भुला दिया गया है। कवि की परंपरा व्यास की परंपरा है, कंठ की परंपरा है, स्मृति की परंपरा है। हमने कभी लिख कर नहीं रखे अपने वांग में, अपने आर्ष ग्रंथ, बल्कि हम हमारे कंठों पर सवार होकर वे कविताएं, वे रचनाएं यात्रा करती रही। तभी हम तुलसी को सुरक्षित रख सके, हम कबीर को सुरक्षित रख सके, हम संत कवियों को सुरक्षित रख सके। तो इस तरह से जो है बच्चन की जो यात्रा है, एक कवि के रूप में और ऐसे दिग्गज कवियों के रूप में अगर बनी रही है, यद्यपि उन्हें हालाबाद के हवाले किया गया, उन पर पैरोडियां लिखी गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को जमाए रखा। तो वे इस तरह से पहचान की जद्दोजहद के बीच उन्हें भुलाने की कोशिशें हुई। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कल्पना, यथार्थ, चिंतन और जीवन दर्शन की जमीन पर उनका एक बड़ा आयाम बनता है। और इसलिए इस अपार रचना संसार में जहां पर काव्य है, जहां पर अनुवाद है, जहां पर आत्मकथाएं हैं, और जहां पर वे यथार्थ की दुनिया में लौटते हैं अपने अपने परवर्ती वर्षों में, जीवन के उत्तर शती में, जीवन के उत्तरार्ध में, वे अनेक ऐसी कृतियां लिखकर समय से जुड़ने की कोशिश भी करते हैं। यद्यपि उनका पुराना जो काव्य रूप है वो लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय है, क्योंकि हमारा जीवन भी जिस तरह से तमाम झंझावातों से गुजरता है, कभी राहत महसूस करता है, कभी वो एक दूसरी तरह की रचना पढ़ना चाहता है, हमेशा वो बौद्धिक तेवर में अपने उसी कवच कुंडल में नहीं रहता कि उसी तरह की कविताएं पढ़े। और इसलिए जो प्रभुत्व कविता का उनके पास है, इतना प्रशस्त संसार, हम कहते हैं कविता की किताबें नहीं बिकती हैं, आजकल 300 के संस्करण होते हैं। बच्चन जी के जमाने में 2100 की प्रतियां होती थी, न्यूनतम 1000 की प्रतियां तो जरूर आती थी। और हम देखें कि कविताएं जिनका कि अ, इतना प्रशस्त पाठ है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्म परिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल यानी बंगाल के अकाल पर जो उनका काव्य है, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाच घर, त्रिभंगिमा, चार खेमे, 64 खूंटे, दो चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा, और अंत में नई से नई और पुरानी से पुरानी। इस
पूरे प्रशस्त काव्य संसार में आप ये न कहें कि केवल मधुशाला की दुंदुभि बजी, उसके सैकड़ों संस्करण बाजार में हैं, कई प्रकाशकों से छपते हुए आज भी उसका कॉपीराइट राजपाल एंड सन्स के पास है, और आप उनसे पूछ सकते हैं, भी तो बाकायदे संस्करण देते हैं। ये 98वां संस्करण है, ये 50वां संस्करण है, और मैंने देखा कि उनकी मधुशाला के बेशक सर्वाधिक संस्करण हुए हों, लेकिन दूसरी कृतियों के यानी सतरंगिनी, आकुलंतर, प्रणय पत्रिका, इस तरह की काव्य कृतियों के भी 25 और 50 संस्करण हुए और होते रहे हैं। और आज जब मैंने कहा कि कविता के छपने का ही बड़ा संकट है, उसके बिकने का बड़ा संकट है, यद्यपि उसके प्रसार का संकट नहीं है, कोई प्रकाशक नहीं छापे तो आप वेब पर आ सकते हैं सीधे, तमाम माध्यमों के बावजूद अभी कविता के पढ़ने वाले बहुत कम हैं। लेकिन अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि अ, बच्चन के साथ वही संकट है जो अज्ञे के साथ था। अज्ञे को लोगों ने कहा कि व्यक्तिवादी कवि है, और व्यक्तिवादी कवि होने का आरोप हरिवंश राय बच्चन पर भी था कि अपने व्यक्तिगत जीवन को ज्यादा उन्होंने उद्घाटित किया है, सामान्य आदमियों के जीवन को कम, सामान्य नागरिकों के जीवन को कम। लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपने काव्य संसार की गरिमा को कायम रखने के लिए और उन्हें समझने के लिए भी हम देखें कि उन्होंने कुछ काव्य त्रयियां बनाई। अगर उनके काव्य संसार, प्रमुख काव्य संसार के सौष्ठव और स्थापत्य को निर्धारित करने के लिए हम कोई त्रयी बनाना चाहें तो वो त्रयी बहुत ही उजागर है। पहली त्रयी है जिसमें मधुशाला, मधुकलश और मधुबाला जैसी कृतियां आती हैं। दूसरी त्रयी है जिसमें निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर जैसी कृतियां आती हैं। तीसरी त्रयी है जिसमें सतरंगिनी, मिलन यामिनी और प्रणय पत्रिका जैसी कृतियां आती हैं। ये जो ये त्रयियां हैं, इनके जीवन के 3 चरण भी हैं। कष्ट के पहला चरण मस्ती का, जिसमें वे मधुशाला, मधुकलश और मधुबाला के माध्यम से मधु, साकी या शराब जो भी उसके उपादान हैं, उपमेय उपमान हैं, उनको प्रतीकों में निबद्ध कर रहे थे। आ जाएगा मधुशाला, मधुशाला जैसे कोई गंतव्य हो, वो प्रतीक बन गया था किसी गंतव्य का, किसी लक्ष्य का, जिसे आगे चलकर दुष्यंत कुमार कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। नहीं, गुलमोहर लक्ष्य है, जीना मरना एक तरफ है, लेकिन जिए तो अपने अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इस तरह से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये मस्ती के काव्य हैं। कष्ट के काव्य हैं निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, एकांतिक भाव अनुभाव के गीत। जीवन का जब दूसरा चरण उनके सामने आता है, पुनर्विवाह के बाद जीवन फिर कुछ व्यवस्थित होता है, तो सतरंगिनी, मिलन यामिनी और पुण्य पत्रिका जैसी कविताएं। तो ये जो खयाम के साथ उनका जुड़ना है, उनके कवि का बनना भी है। उस दौर में कोई कवि नहीं था जिसने मधुशाला के प्रतीक लिए हों। खयाम के रुबाइयों से बहुत सारे लोग हम ख्याल थे और उनके संपर्क में थे, खयाम के अनुवाद भी हुए थे। लेकिन बच्चन के अनुवाद करने का अपना अलग ढंग था, और अनुवाद में रमे तो एक काव्य रीति लेकर उदित हुए, काव्य प्रतीक लेकर उदित हुए। जबकि कहा जाता है कि बच्चन बिल्कुल पीने पिलाने में विश्वास ही रखते थे, वो शराब हाथ भी नहीं लगाते थे। लेकिन लेकिन खयाम और बच्चन में एक अंतर भी है। खयाम की रुबाइयां पढ़ें तो जीवन क्षण भंगुर मालूम पड़ता है, निराशा और उसका प्रतीक मालूम पड़ता है। लेकिन बच्चन की जो मदिरा है, बच्चन की जो शराब है, बच्चन की जो मधुशाला है, वो चैतन्य का प्रतीक है। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरा भारत मौजूद है, सारे धर्म मौजूद हैं, सारे सारे मतांतर मौजूद हैं, और उस रस का पान करने में सारे लोगों में कोई मतभेद नहीं। दूसरे का प्याला तीसरे से टकरा रहा है, चौथे से टकरा रहा है, और सब किसी अनंत की खोज में है, किसी लक्ष्य की खोज में है, किसी परम सुख की, दुर्निवार सुख की खोज में है। वहां कहीं कोई भेद नहीं है, ये दलित है, ये ललित हैं, ये फला है, ये फला है। ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म की कल्पना की है मधुशाला के माध्यम से बच्चन ने, जहां पर उस व्यक्ति के भीतर इतना चैतन्य है, उस चैतन्य के उजाले में सारे विभेद गायब हो गए। तो मधुशाला
अनंत यौवन को जीने की अभिलाषा का काव्य है। मधुशाला उम्मीदों का गान है। खयाम कहते हैं, कौन आया फिर जग में लौट, किया जिसने जग से प्रस्थान। यानी हरा संशय विषाद मृत्यु भय अनस्तित्व से बोझिल अ, रही खयाम की रुबाइयां। लेकिन बच्चन कहते हैं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो कवि कवि के चैतन्य का विराट अवचेतन उपस्थित करते हैं, उद्वेलन उपस्थित करते हैं बच्चन। और आप अगर मधुशाला देखें, तो मधुशाला में देश प्रेम की रुबाइयां भी हैं और धार्मिक भेदभाव पर चोट भी है। और यही वो प्रतीकार्थता है जिसके लिए कवि जूझता है। यही वो प्रयोजन है। हमारे यहाँ सिद्धि पर बल दिया गया है, साधन पर नहीं। साधन, आप किसी साधन से आप पहुंचे, आपको सिद्धि के मोड़ तक पहुंचना है। तो ये जो गंतव्य था, मधुशाला और मधुबाला और मधुकलश के प्रतीकों के माध्यम से अपने गंतव्य पर पहुंचना, वो बच्चन का लक्ष्य था। और एक काव्य रीति का उद्घाटन भी था, क्योंकि बिना उस रीति के, उसी दौर के पंत उनके उनसे बड़े थे, लेकिन वे डूब गए निराला महादेवी की खटाटोप में। पंत की वो पहचान नहीं बन पाई, यद्यपि उनका एक काव्य इतना विराट और प्रकृति के सौष्ठव का इतना वैविध्यपूर्ण गायन है। उसके बाद पंत को लोकप्रियता नहीं मिली जो बच्चन को मिली। तो बच्चन ये समझते थे कि अगर हमें छायावाद की भूमि से अलग होकर छायावाद उत्तर दौर में उपस्थित होना है, तो एक तो छाया की छाया छोड़नी है, छाया से मुक्त होकर अपनी छाया रचनी है, नई छायाओं का उद्घोष करना है। और तब यहाँ पर कोई बच्चन को पहचान पाएगा, वरना सारे कवि एक प्रवृत्ति के होते हुए उसी में डूब जाने का खतरा होता है। तो अगर हम देखें कि अंचल या बच्चन या नरेंद्र शर्मा, भारती शर्मा, नवीन और दिनकर में कौन छायावादी प्रवाहों से बाहर है, तो बच्चन बाहर हैं, नवीन बाहर हैं, दिनकर उन प्रवाहों से बाहर रहे। निराला छायावादी कवि भी हैं और उससे बाहर के कवि भी, उनसे नए कवि भी प्रेरणा लेते हैं और छायावाद के कवि उनके साथी थे ही। और अगर हम कहें तो किसी भी प्रवृत्ति का प्रभाव दूसरी प्रवृत्तियों में भी अक्सर देखा जाता है। आगे के जमाने में भी ऐसे कवि थे प्रयोगवाद में, जिन पर कहीं कहीं छायावाद के प्रभाव देखे गए। छायावाद में भी ऐसे कुछ कवि रहे जिनमें प्रगतिशीलता के प्रभाव देखे गए। तो ये जो स्थिति रही है, ये बहुत ही एक तरह की ऐसी विचारणीय स्थिति थी। रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, सुमन, नागार्जुन में भी अगर आप देखें, तो इनमें जो है वो एक तरह से उनमें भी उनके शुरुआती दौर में रोमांटिक प्रभाव थे, लेकिन उन रोमांटिक प्रभावों को उन्होंने तोड़ा, उन रूढ़ियों से बाहर आए। और तब हमने रांगे राघव को पहचाना, केदारनाथ अग्रवाल को पहचाना, सुमन और नागार्जुन को पहचाना। तो संघर्षशील जीवन की जब जैसे ही समझ पैदा होती है, कभी सामाजिक पहलुओं से जुड़ता है। यद्यपि सौंदर्यवादी गीतों की परंपरा में भी ऐसे तमाम कवि थे। नवीन के पथ पर चलते हुए बच्चन, नेपाली और नीरज चले। रोमानी चेतना के साथ साथ सामाजिक चेतना की छवियां भी इनके काव्य में देखी गई। तो एक तरह का जो रोमान है, जो विद्रोह है, मधुशाला को उस समय बच्चन का विद्रोह मानना चाहिए। और जहां तक हालाबाद के हवाले बच्चन के काव्य को छोड़ देने का परिणाम यह हुआ कि बच्चन ने अपने काव्य से कविता प्रेमियों के बीच, यानी कवि और जनता के बीच जो पुल बनाया था, उस पर अविश्वास कायम रखना था। ये कि बच्चन के प्रभाव से एक तरह का हालाबाद का युग चल रहा है। तो हालाबाद का युग कहने का मतलब था कि एक तरह का उपहास भी था, ये कौन सा कवि जो है वो शराब बेच रहा है कविता में। तो आप ये देखें कि मधुशाला के नींव में यदि खयाम की रुबाइयां थी जो कि अध्यात्म को भी छूती हैं और अस्तित्ववाद को भी छूती हैं। तो लेकिन बच्चन खुद कहा करते थे कि भाई ये प्रत्येक काव्य है, यहाँ पर शराब की कविता नहीं है, ये कविता की शराब। रोमानिक कथन सा लगता है भले, लेकिन वो कहा करते थे ये शराब की कविता नहीं है, ये कविता की शराब। लेकिन हमने देखा कि एक ऐसा वाकया है कि प्रतापगढ़ में कोई कवि सम्मेलन था वहां के स्थानीय कॉलेज में,
रामनिवास त्रिपाठी सुल्तानपुर से आए थे और उस समय पथिक वगैरह के वे कवि थे, बड़े समादृत कवि थे। और जब किसी उस कॉलेज की काव्य प्रतियोगिता में किसी बच्चे ने मधुशाला का पद सुनाने की कोशिश की, तो उसे कहा गया कि भई मधुशाला युवाओं को नहीं पढ़नी चाहिए और ये युवाओं को पथभ्रष्ट करने के लिए बच्चन जी लिख रहे हैं। ये युवा पीढ़ी को, और मधुशाला का विरोध केवल रामेश त्रिपाठी ने किया, ऐसी बात नहीं। इसके विरोध में डॉक्टर नगेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे लोग भी थे। तो इसलिए कि उस दौर के लोग मधुशाला को अभिधा का काव्य मानते थे। जैसे कि वो प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से नहीं, सीधे-सीधे मधुशाला की संस्कृति का प्रचार-प्रसार हो रहा हो। लेकिन आदर्शवादियों, गांधीवादियों को ये चीज कैसे पसंद आने वाली थी? बल्कि एक गांधीवादी और प्रगतिवादी कवि शील ने तो मधुशाला की लोकप्रियता को तो नकारा कि वो किस तरह का काव्य है, लेकिन उसके बाद भी उसकी शैली से प्रभावित न रहते हुए उन्होंने चरखाशाला जैसा प्रयोग किया। लेकिन मधुशाला के आगे चरखाशाला की एक न चली, उसको लोगों ने नेपथ्य में डाल दिया। इसी तरह से जब प्रसाद का आंसू चर्चित हुआ, तो प्रसाद का आंसू जब जब चर्चित हुआ, तो प्रसाद के आंसू के तर्ज पर अनेक लोगों ने आंसू लिखे, लेकिन किसी के आंसुओं को उतनी तरजीह नहीं मिली जैसी प्रसाद वाली आंसू को मिली। प्रसाद आंसू से भी अमर हुए। और आज आप देखें, मैंने बिहार में एकाधिक ऐसे लोगों को देखा है कि जो एक तरह से उनको पूरी की पूरी आंसू याद है, पूरी मधुशाला याद है। ऐसे लोग लोगों के कवि थे बच्चन या प्रसाद। हमने देखा सुमन सिंह सुमन को कि वे जायसी को सुनाना शुरू करते थे तो खत्म नहीं करते, दिनकर को सुनाना शुरू करते थे तो खत्म नहीं होते। यानी ऐसी स्मृति धाई प्रतिभाएं हमारे समय में रही हैं और जिन्हें बदलने में ऐसे कवियों ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उनके हृदय में, उनके अंतस में अपनी प्रतिमा स्थापित करने में एक जगह बनाई। तो बीहड़ छायावाद के बाद वही कवि पनप सकता था जो कि लोकप्रियता और स्तरीयता दोनों स्तर पर मौजूद कवि हो। लेकिन हिंदी के गतानुगतिक लोगों ने अभिधा में उसे स्वीकार किया। अगर हम देखें, शायर का कथन याद आता है कि शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। तो मधुशाला की शिकायत गांधी जी तक पहुंची। उधर राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहा, ये कौन सा कवि है, अगर बिहार आएगा तो हम इसे गोली मार देंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से विचार किया, श्यामा जी से, कहे भैया हुआ जिन जाने तो गोली मार देंगे। कहे भैया, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा, भैया गोली मार दें चाहे जोन मार दें, लेकिन गोली मार देंगे तो मधुशाला जो है प्रचार पाई जाएगी, उसके चाहने वाले और पैदा हो जाएंगे, तो गोली से हम नहीं डरे, ये बच्चन जी ने कहा। लेकिन जब वो बिहार पहुंचे तो राम वृक्ष बेनीपुरी का दूसरा रूप भी था। मधुशाला शायद वे पढ़ चुके थे और उन प्रतीकों और बिंबों, उपमानों और उपमेयों को समझ चुके थे। बच्चन का बड़ा उनका खैर मकदम किया, उन्हें उनका बहुत आतिथ्य आवभगत की। तो ये जो लोकप्रियता से दग्ध होने वाली पीढ़ियां थी, बहुत लोगों ने मधुशाला की तर्ज पर पैरोडी लिखी और उस पैरोडी की खबर भी बच्चन को लगी, तो बच्चन ने अपनी भूमिकाओं में उसके प्रति काफी उसका प्रतिकार किया है और ऐसे ना समझ लोगों को ये समझाया है कि किस फेर में पड़े हैं आप। जिसके मैंने कहा कि नगेंद्र जी, रामविलास जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामनिवास त्रिपाठी, ये सब ये मानकर कि ये देश के युवाओं को बिगाड़ने का बच्चन का अभियान और कवि सम्मेलनों में लोकप्रियता का अभियान चलाकर अपने को सफल बनाने की एक चेष्टा है। लेकिन जैसे कि बेनीपुरी जी का समाधान हुआ, महात्मा गांधी के सामने भी पेशी हुई बच्चन की और उन्होंने मधुशाला सुनाई, उसका भावार्थ समझाया, तो गांधी की समझ में भी आया कि भाई नहीं, ये साधन जैसा भी है लेकिन साध्य जो है, जो सिद्धि है, मधुशाला की सिद्धि उसकी शुद्धता में है, उसके उसके काव्यर्थ में, जो कि उसको दार्शनिक दर्जा देती है।
उसे निरी अभिधा में शराब या मधुशाला का प्रचार नहीं मानना चाहिए। अब बच्चन उस दौर की उपज हैं जब, जैसा कि मैंने कहा कि सप्तक के माध्यम से कुछ कवि पैदा हो रहे थे, अज्ञेय के साथ अज्ञेय, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमचंद जैन, पूरी पीढ़ी आ रही थी और कविता का सांचा भी बदल रहा था। बच्चन और उनके समकालीन और प्रवर्ती कवियों में नरेश शर्मा, नवीन, दिनकर नेपाली इस सांचे से अलग एक ऐसी दुनिया रच रहे थे अपनी कविता की, कि कविता में गेयता बनी रही। जीवन के संघर्ष भी सामने आए, लेकिन एक व्यक्ति की पीड़ा के गीत भी युवाओं के लिए, निराश आदमी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। और ये काम बच्चन, नीरज इत्यादि ने बखूबी किया। नीरज के गीतों को भी आप देखें, जो उनके बाद के रचनाकार हैं, तो उनमें निराशा भी है, टूटन भी है व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन उसे उठने का आह्वान भी है। और ये आह्वान हमारे बच्चन में भी बहुत है। जैसा कि मैंने कहा कि युवा पीढ़ी से जुड़ने वाले लोग थे, वे नियमित पत्राचार करते थे, वे जानते थे कि हमें क्या लिखना है और नई पीढ़ी हमसे कैसे प्रेरणा ले रही है। तो जिसके 9 रचनावली के 9 खंड छपे हों और जो 85 तक अत्यंत सक्रिय रहा हो। और एक बात भी है कि अगर मधुशाला, मधुकलश और अ, मधुबाला में उन्होंने मधु के प्रयोग प्रतीक रूप में किए, तो आगे चलकर उन्होंने मधु या इन प्रतीकों को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने नए प्रतीक जीवन के गढ़े। उन प्रतीकों का केवल इस्तेमाल उस समय तक था, जिसकी की अपनी एक उपयोगिता थी। तो अब ये कहा जाए कि जो ये फक्कड़पन, जो जिंदा-दिली है, इतने कष्ट के बाद उनमें एक अजीब-सी मस्ती थी। पर बच्चन की मस्ती, जैसा कि मैंने कहा, बच्चन का वर्मा वाली मस्ती नहीं थी, दिनकर की मस्ती नहीं थी। दिनकर में सामाजिक मंगल आशा भी है, राष्ट्र के प्रति प्रेम का एक बीहड़ उद्घोष भी है, वैयक्तिक पीड़ा की अभिव्यक्ति भी है, वो दिनकर में भी थी। लेकिन कहा गया कि उत्तर छायावादी कवि छायावादियों की तरह गंभीर नहीं है, इसलिए उत्तर छायावाद दिया गया। छायावाद में उन्हें समाहित नहीं किया गया, क्योंकि कोई दार्शनिक विश्वास नहीं था उनके पास। कहा गया कि मधुबाला या मधुशाला जैसी कृतियां आत्माभिव्यक्ति का काव्य, जीवन दर्शन का काव्य, जीवन के उद्देश्यों के लिए सतत चेष्टारत रहने का काव्य। वे मधुशाला में क्या कह रहे थे, जरा आप विचार करें स्वयं। मालूम ही है, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला कर चल, पा जाएगा मधुशाला। तो ये राह पकड़ तू एक चला चल, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तोरी डाक सुने ना कोई एकला चलो रे। पूरी परंपरा है कि तू राह मत छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं उस पर चलो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों को छोड़कर मेरे बताए रास्ते पर चलो, मैं तुम्हें मोक्ष का मार्ग बताऊंगा। ये कृष्ण उपदेश देते हैं, वही कह रहे हैं। कवि तो, जैसा कि मैंने कहा कि अपारे काव्य संसारे कबीरे वह प्रजापति, कवि भी सृष्टा है। सृष्टा की दुनिया में कोई खोट हो सकता है, ईश्वर दुनिया रोज बनाता है, रोज उसमें सुधार करता है पेंसिल रबर से, फिर नई दुनिया तैयार होती है। लेकिन उसकी दुनिया में हजार बुराइयां हैं, हर कवि उसमें लाख बुराइयां बता देगा, लेकिन कवि की कविता में बुराइयां कम मिलती हैं। उसके शिल्प का शिल्प कमजोर हो सकता है, उसका उसका अलंकरण कमजोर हो सकता है, उसका कला पक्ष कमजोर हो सकता है, लेकिन कोई कवि किसी गलत बात की सीख देता हुआ नहीं मिलेगा। वो जो दुनिया रचता है अपनी कविता में, वो एक हमेशा एक संस्कारित दुनिया होती है। इसीलिए कवि कह रहा है कि मदिरालय जाने को घर से निकला, चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं उस मंजिस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब मैं बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। या उनका मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। ये ये जो है, और बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद,
मेल कराती मधुशाला। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग से सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। ये जो लीक थी, अपने युग में कवि के उत्तरदायित्व को निभाने की रीति, वे उस प्लेटफॉर्म पर आम जनता को ले जाना चाहते हैं। शराब केवल प्रतीक के रूप में एक साधन है, साध उनका जीवन के उद्देश्य। अब जहां तक कविता में बच्चन के दर्द का सवाल है, बच्चन का दर्द आच्छादित है उनके काव्य में, लेकिन उन्होंने अपने दुख दर्द में दूसरों के दुख दर्द को महसूस किया। मैं जैसे मैंने कहा कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो दर्द भुगतता है वो दूसरों का दर्द भी जानता है। और बच्चन के काव्य को पढ़कर लोग अपने दर्द को भूल जाते थे कि बच्चन जब इतना संघर्ष कर रहे हैं, एक पत्नी की मृत्यु को देखा, उनकी रुग्णता को देखा, अपने भाई की बच्ची का निधन देखा, अपने भाई की पत्नी का निधन देखा, और इतने सारे अ, मृत्युओं से होते हुए जिस तरह के कष्ट और झंझावात से बच्चन गुजरे हैं, बच्चन ने जिजीविषा नहीं छोड़ी। एक आम आदमी के जीवन में भी ऐसे संघर्ष होते हैं, निराला के जीवन में ऐसे संघर्ष रहे कि सरोज की मृत्यु हुई या मनोहरा देवी की मृत्यु हुई, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। एक जयी कवि के रूप में वे आगे आए और उन्होंने अपने प्रतिमान रचे। तो ये पहली बार मधुशाला ने कवि सम्मेलनों के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से युवाओं को जागृत किया। अपनी पहली बार मधुशाला का पाठ उन्होंने 33 में बीएचयू में किया था, और उसके 20 साल बाद लगभग जब वहां गए, कविता पाठ किया, तो वैसी ही भीड़ उमड़ी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, अब वे वो जो छात्र थे, वे तो अब पिता बन चुके होंगे, उनकी दूसरी पीढ़ियां यहाँ पर हैं। इसका मतलब है कि मधुशाला ने कई पीढ़ियों को संस्कारित किया है। एक बार की मयूरी नाच, एक कविता है, नाच मयूरी नाच, नागिन पर एक कविता है, उसकी बड़ी आलोचना हुई। लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि मैंने नागिन का प्रयोग या मयूरी का प्रयोग दो प्रतीकों में किया है। एक प्रमदा स्त्री के रूप में, एक परिणीता स्त्री के रूप में। एक सही स्त्री की खोज की मेरी चेष्टा है। उर्वशी को उन्होंने सामने रखते हुए कहा कि दिनकर ने उर्वशी लिखी तो उर्वशी की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं लिखी। प्रतिष्ठा उर्वशी की बेशक कर रहे थे, लेकिन उर्वशी की प्रकृति की नारी, प्रमदा कोटि की नारियों की वे निंदा कर रहे थे। लेकिन सही स्त्री की खोज है, वो परिणीता प्रकृति की जो स्त्री है, उसकी खोज है। उसकी खोज उनकी मयूरी कविता है। लेकिन मयूरी नाचती नहीं है। मयूरी के बरक्स नरेंद्र शर्मा का गीत बड़ा प्रचलित हुआ, नाच रे मयूरा। उन्होंने लगा कि ये तो मेरी कविता का एक अलग रूप यहाँ प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन उन्होंने उसका पूरा विश्लेषण दिया। तो यह था बच्चन के विरोध का एक स्तर कि एक कविता के आधार पर एक दूसरी कविता लिखी जा रही है। कवि सम्मेलनों को उन्होंने स्तरीय बनाया। आज तो कवि सम्मेलन बहुत ही पतन के गर्त में चले गए हैं, केवल चुटकुले और ये सब। लेकिन बच्चन के समय, जब महादेवी वर्मा भी, केदारनाथ अग्रवाल भी, शील भी, बड़े बड़े कवि आवाजाही करते थे मंचों पर, तब वे मधुशाला सुर में पढ़ते थे तो एक तरह के आध्यात्मिक सुगंध व्याप्त हो जाती थी। लड़के लड़कियां उनके पीछे पागल रहते थे, और काव्य पंडाल में भीड़ लग जाया करती थी। और जो बच्चन जी की मांग होती थी, और मांग हुई तो उन्होंने कवियों के हित में काम किया। सुना जाता है कि उन्होंने कहा, भाई कविता सुनने के लिए आप इतनी दूर से आते हैं, रात रात भर आप अपना मनोरंजन करते हैं, कवि को क्या मिलता है? तो कवि को फीस मिले, उसका शुल्क मिले, उसको पारिश्रमिक मिले, इसके लिए बच्चन जी ने काम किया। वो वंचित, या आज के में देखें, न्यून से किंचित कम, माले मुफ्त दिले बेरहम। आज जो कवि सम्मेलनों का सच है कि वो कवि अ, जो है उसके हिस्से में कुछ नहीं आता है। उसका कविता संग्रह भी छपता है, मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई खास उपार्जन होता। लेकिन बच्चन अपनी रॉयल्टी से कम असंतुष्ट रहे होंगे, ऐसा नहीं। उनके संयोग से प्रकाशक भी बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, और इसीलिए उनकी काव्य कृतियां अपने कथ्य रूप में, अपने सलेबल, अपनी विक्रियता में, दोनों में श्रेष्ठतर रही। एक दौर था जब वे लिख रहे थे सतरंगिणी में कि जीवन की आपाधापी से कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा,
मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक बुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी लेदे में, कुछ देर रहा हक्का बक्का, भौचक्का सा आ गया कहाँ, क्या करूं यहाँ, जाऊं किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में, क्या बाहर की ठेला पीली ही कुछ कम थी, तो भीतर भी भावों का उहापोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। ये जो आत्म परीक्षण उनके भीतर चलता रहता था, आत्म संशय चलता रहता था। उनके गीतों को आप देखें, उनके गीतों को आप देखें तो एक तरह की उसमें उनका आत्म संघर्ष बोलता है। पूरा पूरा मतलब उनके गीत आप पढ़ते जाएं और बच्चन की आत्मकथा जैसे आपके सामने उसके पन्ने खुलते जाएंगे। मिट्टी का तन मस्ती का तन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, मधुबाला में कहते हैं। उन पर आरोप लगे कि वासना में संसार की उपस्थितियां उनके काव्य में हैं, कह रहा जग वासना में हो रहा संसार मेरा, आरोपों के उत्तर दे रहे हैं। पूछता जग है निराशा से भरा क्यों गान मेरा। गीत तब वो उत्तर भी देते हैं, गीत कह इसको न दुनिया, ये मेरे गीत नहीं है, ये दुखों की माप मेरे, ये मेरे दुखों की माप है। जैसा नीरज कहते हैं, मेरा कुर्ता सिला दुखों ने बदनामी ने काज निकाले। तो ये और वहीं पर वे उनकी उनकी जो एक तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, लहरों से टकराने वाले कवि थे। कहा गया कि वे एक पलायनवादी कवि हैं, मधुशाला मधुबाला और लेकिन आप देखें तो प्रसाद जो हमारे समय के ओज के बड़े कवियों में हैं, हिमाद्य तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जैसे पद के जैसी कविताओं के कवि, उन्होंने भी कहा ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। हर कवि स्वप्नदर्शी होता है, वो पलायन नहीं करता है, वो अपनी नागरिकता में जीता है, अपनी कल्पना के गणतंत्र में जीता है, वो भागता नहीं है, भागो नहीं दुनिया को बदलो, ये उसका संघर्ष होता है। कह रहे थे वे, क्या मैं जीवन से भागा था, या फिर कहते हैं कि मैं जग से कुछ सीख ना पाया, ऐसा भी अवसर आता है। फिर भी जीवन से अभिलाषा है, गीत कहते हैं, निशा निमंत्रण के गीत। और ये वो दौर था कि जब जीवन दुखों का पहाड़ था, रुग्ण पत्नी का निधन, और उस सारी परवशता में लिख रहे थे क्या भूलूं क्या याद करूं, साथ ही सब कुछ सहना होगा। वे श्यामा से परामर्श भी करते थे। श्यामा बताती थी कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप सही राह पे जा रहे हैं। एक स्वप्नदर्शी कवि लिख सकता है, मैंने गाकर दुख अपनाए या मैं जीवन में कुछ कर न सका, फिर साल का आत्म परीक्षण क्या साल पिछला दे गया। लेकिन उनमें कर्तव्य का बोध भी था। एक उनकी कविता है एकांत संगीत में, ये जिंदगी भी एक जुआ है और सबको इस जुए का निर्वाह करना है, इसको डाल कर गले में और जीवन के जो उत्तरदायित्व है उन्हें पूरा करना है। उनकी कविता है कि जुए के नीचे गर्दन डाल, जुए के नीचे गर्दन डाल, तेरे पूर्वज भी घबराए घबराए पर क्या बच पाए, इसमें फंसना ही पड़ता है, ये विचित्र है जाल, जुए के नीचे गर्दन डाल। ये कवि है। और एकांत संगीत में जब उन्होंने देखा कि आरोपों के उत्तर देने में उनके भीतर एक दृढ़ता भी धीरे धीरे आती जाती है, और अग्निपथ जैसा गीत उन्होंने तभी लिखा। क्या स्वाभिमान है इस कवि में। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। फिर कहते हैं कितना अकेला मैं, एक उनकी कविता है, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला आज मैं। अपनी कविताओं में अपने संघर्ष के सबूत देते चलते हैं, लेकिन आत्मनिरीक्षण की स्थिति को सामने रखते हैं। कभी मन अपने को भी जांच, अरे मन अपना भी आत्म परीक्षण करो। फिर कहते हैं कि क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं, और आकुल होते हैं तो कहते हैं जीवन का ये पृष्ठ उलट मन,
और जब जीवन के कुछ आलोकित क्षण उनके भीतर से गुजरते हैं, उन्हें आभास होता है कि एक नई दुनिया में जीवन का एक ऐसा पहलू है, तब वे कहते हैं कि है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। सारी दुनिया को संदेश है, हताशा से निराश बैठे लोगों के लिए ये संदेश है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, जो बीत गई सो बात गई, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकारो। ये जो स्थिति है, या तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, सुमुख ये अभिसार के पल जीवन को वे जी रहे हैं। और अपने जीवन के बाद जब उभरते हैं अपने उत्तरवर्ती दौर में, तो बंगाल का अकाल जो कि 1943 में आया, 1946 में उनका काव्य प्रकट हुआ, बंगाल का काल क्रांतिकारी काव्य, जिसको एक बार अमरनाथ झा कुलपति के आवास पर गोष्ठी में जब उसके कुछ अंश सुनाए, तो कुलपति महोदय अमरनाथ झा जी बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, अरे बच्चन तुमने ये रचना क्यों सुनाई, तुम्हारे पीछे कोई सीआईडी पड़ जाएगी। और फिर वो रचना मांगने के लिए तो छोड़ो, उनके यहाँ आए। तो ये वो दौर था कि वे क्रांतिकारी कवि के रूप में पहचाने गए। बापू का जब निधन हुआ, असामयिक उनकी हत्या हुई, तो दिनकर भी, जो कि गांधीवादी कवि नहीं थे, लेकिन दिनकर ने भी बापू पर अपना काव्य लिखा, अपने आक्रोश को दोहराया, अपने कारुण्य को। और बच्चन जी ने दो बड़े काव्य लिखे, सूत की माला और खादी के फूल। उठ गए बापू हमारे, झुक गया झंडा हमारा, ये लिखता है कवि। और बच्चन जी तो राष्ट्र कवियों, अनेक राष्ट्र के बड़े बड़े कवियों के नाम संबोधन करते हुए गीत लिखते हैं। ओ राष्ट्र महाकवि राष्ट्र, नाद मैथिली शरण। ये क्या हो गया है। तो इस तरह से इन कविताओं के माध्यम से उनकी पीड़ा भी है, लोगों के आरोपों के उत्तर भी हैं, जीवन में आशा और उम्मीद की किरण भी फूटती है उनकी उनकी कविताओं के माध्यम से। और बंगाल के अकाल के माध्यम से आम लोगों के जीवन में जो निस्सहायता का आक्रमण हुआ है, उसको भी देखा परखा है। एक तरह का रचनात्मकता के उनके दो दौर हैं, 29 से 42 तक, जिसमें कि वे छंद वैविध्य में खेलते हैं। दूसरा दौर 42 से 54 तक का है। तीसरा चरण 55 से 85 तक है, जब वे इस तरह का काव्य लिखते हैं जिसमें कि सूत की माला है, खादी के फूल है, या हम कहें कि दो चट्टाने हैं बहुत दिन बीते, या करती प्रतिमानों के आवाज आवाज उभरते प्रतिमानों के रूप जाल समेटा। इस तरह की कृतियां हैं जिसमें वे मुक्त छंद के प्रयोग करते हैं। हालांकि मुक्त छंद के प्रयोगों में बच्चन बहुत सिद्ध नहीं रहे, लेकिन फिर भी और आरती और अंगारे की स्फुट कविताएं भी बहुत अच्छी रहीं। अब आप देखिए कि कैसे बच्चन, मैं इसके पहले की धीरे धीरे अपने अपनी वार्ता को विराम देने के पहले अभी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कोई भी कवि बिना लोक में गए सिद्ध कवि नहीं होता। तुलसी लोक में गए, जायसी लोक में गए, अनेक कवियों ने अपने को लोक से जोड़ा, और बच्चन ने भी लोक से जोड़ा। बच्चन जिस उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, संयोग से प्रतापगढ़ जनपद में उनके पूर्वज थे, और उस प्रतापगढ़ से मेरा भी रिश्ता है। उस भाषा के गौरव का मैं भी साक्षी हूँ। और लोक धुनों से प्रेरित होकर जो रचनाएं बच्चन ने लिखी, वे बड़ी पावरफुल है। जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, और रविंद्र भ्रमर ने बाद में सोन मछली मन बसी जैसा काव्य लिखा। बहुत बाद के कवियों में रविंद्र भ्रमर आते हैं। सोन मछली मन बसी, या बच्चन ने लिखा कि गंगा की लहर अमर है गंगा की, नभ से उतरी पावन पुतरी, दृढ़ शिव जूट जकड़ है गंगा की, या आंगन के बिरवा मीत रे आंगन के, रोप गए साजन सजीव हुआ आंगन, जीवन के बिरवा मीत रे। यानी ये जीवन के वृक्ष जो हैं, आंगन के जो वृक्ष हैं, ये हमारे मित्र हैं। या एक गीत लिखा, तुझे निमंत्रित करती धरी धरा, नया ही आसमान चल बन जाए, चाक चले चाक। बहुत लोगों ने ये ध्वन्यात्मक गीत सुना होगा। या मालिन बीकानेर की, तो मुझे याद आया कि किसी कवि ने क्या खूबसूरत गीत लिखा है, बन फुलवा फूले सिंगार के मलिनिया, एक हार गूंथ दे संवार के मलिनिया। तो मालिन बीकानेर की पढ़ते हुए उस कवि की याद हो आती है। एक बहुत अच्छा गीत उन्होंने लिखा है, रोटी न महंगी है लहंगा न महंगा,
महंगा है सैया रुपया, गांधी न नेता, जवाहर न नेता, नेता है सैया रुपया। तो ये जो उनका जो ये लोक से जुड़ने का जो भाव है, इसने अमर किया। और आप देखें कि सिलसिला फिल्म में जो उनका गीत है, क्या कहते हैं कि अ, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, कितना अपार लोकप्रियता की। अब कोई होली हो तो बिना रंग बरसे भीगे चुनर वाले गीत से होली किसी की पूरी नहीं होती। वो हमेशा गीत अ, हमारे समक्ष बसता हुआ प्रतीत होता है, और इस गीत के माध्यम से लोक का उल्लास हमारे सामने दिख पड़ता है। मैं जिस नतीजे पर पहुंचता हूं, मैं जानता हूं कि बच्चन का जो परवर्ती काव्य है, यानी मुक्त छंद के पहले का जो काव्य है, वह अपनी साधना में, अपनी सिद्धि में, अपने संवेदना में, अपने शिल्प में, अपने कथ्य में अद्वितीय है। जो लोग ये कहें कि हम मुक्तिबोध के समक्ष उनको नहीं तौलना चाहते, हम उनको अज्ञेय के समक्ष नहीं रखना चाहते, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। बच्चन ने उस वीतराग समाज के सामने मधुशाला पेश की, जिसकी कि काव्य रुचियां खत्म हो रही थी। छायावादी सौंदर्य और दार्शनिकता के घटाटोप में अ, एक वर्ग ऐसा भी था जो कविता से विरत हो रहा था। वो बौद्धिकों का एक उपक्रम बन गई थी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकर्ष के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बच्चन लोक से कविता को जोड़ रहे थे। मेरा सारांश ये है, इससे पहले कि मैं दो एक गीत उनके पढ़कर सुनाऊं, गाकर सुनाऊं, मेरे बहुत सारे मित्र सुनना चाहेंगे, लेकिन सारांश मेरा ये है कि मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चन पर, इस सारे आख्यान का आफ्टर ऑल क्या निचोड़ है। मैं कहना चाहता हूं कुछ बिंदुओं में कि कविता को बच्चन ने जीवन दिया है। कविता से वीतराग होते समाज के मन में कविता के राग को उत्पन्न किया है, जोड़ा है। जिस तरह से वीतराग समाज को राग और सर्जना और सृष्टि से जोड़ने के लिए खजुराहो के मूर्ति शिल्पियों ने खजुराहो की मूर्तियां गढ़ी होंगी, या उसकी परिकल्पना जिसने की होगी। लोकप्रियता और स्तरीयता दोनों को एक संतुलन देने की कोशिश बच्चन ने की। और एक बात मैं कही चुका कि गीता प्रेस की लोकप्रिय पुस्तकों की तरह ही उनकी लोकप्रियता थी, उनकी कृतियों की लोकप्रियता बनी। आत्मनेय पद और परस्मय पद का क्या अनुपात होना चाहिए। व्यक्तिगत होता हुआ भी कवि अपने निज को कितना प्रशस्त कर सकता है। उनके निज में पूरी दुनिया का निज समाहित था, ये मैं कहना चाहता हूँ। लोकप्रियता को मुंह चिढ़ाने वाले बौद्धिक जो बिरादरी थी, उसको उन्होंने संदेश दिया कि लोकप्रिय बना रहते हुए भी कैसे कविता के स्तर को कायम किया जा सकता है। और उसको एक तरह से ऐसे बौद्धिकों को आईना दिखाया। और ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद भी कहा है, किसी ने पूछा कि आप किसके कवि हैं? तो मैं जनता का कवि हूँ। वे बौद्धिकों, आलोचकों के कवि न थे, वे जनता के कवि थे। और जैसा कि मैंने कहा कि गद्य अगर अगर कवियों की कसौटी है, तो बच्चन एक बहुत बड़े कवि सिद्ध होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि आज भी नई पीढ़ी, आज भी उनकी मधुशाला की मांग है, मधुकलश की मांग है, सतरंगिनी की मांग है। और तमाम ऐसे उनके उनकी किताबों की, पुस्तकों के अनेक संस्करण आज भी हो रहे हैं। तो ये सिद्ध है कि नई कविता के घटाटोप में, मुक्त छंद के घटाटोप में आज भी उनकी छंद कविताओं की मांग बनी हुई है। उनके जीवन में, उनके जीवन को जानने समझने की जिज्ञासा बनी हुई है। कविता और जनता का संबंध बना हुआ है। और ये उन्होंने कहा भी है कि भाई इस समाज में जो है, इस प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं चलती है और न कोई गुरुडम चलता है, क्योंकि कविता में तानाशाही नहीं चलती, रुचियों की तानाशाही होती है, पाठक की तानाशाही होती है। और ये कहना कि कवि जो है वो जनता से दूर ले जाता है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि रचना में रस है कि नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तो जनवादी कविताएं ही लिखता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में, जनवादी कविता वो कविता है जिसको जनता पढ़े, सुने, अपनाए और समझे। तो और कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि रचना में रस है कि नहीं। तो उन्होंने कविता को रस से जोड़ा, जो रस धीरे धीरे बौद्धिकता के घटाटोप में कविता से गायब होता गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं
कि उन्होंने एक वाक्य कहा है एक गीत में कि जीवन में दोनों आते हैं, मिट्टी के पल, सोने के क्षण। ये जीवन दर्शन है उनकी। कविता को अगर अगर बारीकी से पढ़ें तो उसमें एक तरह का आत्मराग भी है, एक वीत राग भी है, और एक तरह की संवेदना सिद्ध भी है। अब मैं इसके पहले कि मैं समाहार करूं, मैं उनकी दो एक रचनाएं पढ़ना चाहता हूं, जिससे कि लगे कि बच्चन जिन प्राणवान गीतों से जाने गए, वे वे उनका क्या असर हुआ। मैं अपने स्वर में पाठ करना चाहता हूं। निशा निमंत्रण का गीत है, आज मुझसे बोल बादल। सुना जाए। आज मुझसे बोल बादल, आज मुझसे बोल बादल, आज मुझसे बोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। तम भरा तू, तम भरा मैं, गम भरा तू, गम भरा मैं। आज तू अपने हृदय से, आज तू अपने हृदय से, हृदय मेरा तोल बादल। आज मुझसे बोल बादल, आज मुझसे। आग तुझ में, आग मुझ में, आग तुझ में, आग मुझ में, राग तुझ में, राग मुझ में। आ मिले हम आज अपने द्वार उर के, खोल बादल। आज मुझसे बोल बादल। आग तुझ में, आग मुझ में, राग तुझ में, राग मुझ में। आ मिले हम आज अपने द्वार उर के, खोल बादल। आज मुझसे बोल बादल। भेद वह मत देख दो पल, क्षार जल में तू मधुर जल। व्यर्थ मेरे अश्रु तेरी बूंद है, अनमोल बादल। आज मुझसे बोल बादल, आज मुझसे बोल बादल। और निशा निमंत्रण का के एक गीत के दो पद पढ़ता हूं। क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं। रजनी की सुनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू खा, याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती। दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं। और एक जो गीत बहुत ही प्रसिद्ध है कि जो बीत गई सो बात गई, इसे सुन लें। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया।
अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां मुरझाई, कितनी वल्लरियां जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोक मचाता है। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। और अंत में उनकी लोक कविता का स्वाद लेने के लिए एक रचना मैं पढ़ना चाहता हूं। वो है क्या कहते हैं कि कई लोक रचनाएं लिखी हैं उन्होंने। और हाँ, यही है कि आज महंगा है सैया रुपया, जिस तरह का अर्थतंत्र चल रहा है और जिस तरह से पूंजीवाद का प्रकोप पूरे विश्व में है और जिसमें आम आदमी की हालत खस्ता है, तो जाहिर है कि कवि उस दौर में है, एक आम आदमी की आवाज बुलंद कर रहा है। रुपया शीर्षक से कविता है, लोक धुन में बच्चन की कविता है। और मैं इस कविता के पाठ के बाद इसका समाहार करना चाहूंगा। इस वार्ता का, यानी बच्चन की कविता संसार पर अपनी वार्ता का ये लोकगीत सुने जो उन्होंने लोक धुन में अपनी कविता रची है। आज महंगा है, आज महंगा है सैया रुपया हो, आज महंगा है सैया रुपया, आज महंगा है सैया रुपया। रोटी न महंगी है, लहंगा न महंगा, रोटी न महंगी है, लहंगा न महंगा, महंगा है सैया रुपया, आज महंगा है सैया रुपया। बेटी न प्यारी है, बेटा न प्यारा, बेटी न प्यारी है, बेटा न प्यारा, प्यारा है सैया रुपया, आज महंगा है सैया रुपया। नाता न साथी है, रिश्ता न साथी, साथी है सैया रुपया, आज महंगा है सैया रुपया। गाना न मीठा, बजाना न मीठा, गाना न मीठा, बजाना न मीठा, मीठा है सैया रुपया, आज महंगा है सैया रुपया, आज महंगा है सैया रुपया। गांधी न नेता, जवाहर न नेता, गांधी न नेता, जवाहर न नेता, नेता है सैया रुपया, आज महंगा है सैया रुपया। दुनिया न सच्ची है, दीन, दुनिया न सच्ची है, दीन न सच्चा, सच्चा है सैया रुपया, आज महंगा है सैया रुपया। बेटी न प्यारी है, बेटा न प्यारा,
प्यारा है सैया रुपैया, आज महंगा है सैया रुपैया। तो इन मधुर गीतों के साथ, और जाहिर है कि बच्चन जब मंच पर अपनी कविताओं का पाठ करते होंगे, जिस कविता के पाठ करते समय उन्हें सरस्वती की सारी सिद्धियां हासिल थी, और मैं समझता हूँ कि सरस्वती के सेवर पुत्र जब मंच पर हुआ करते थे, तो मंच भी उनके लिए दुनिया का एक बड़ा मेला हुआ करता था। और जिस रस से, जिस भाव से, जिस सिद्धि और संवेदना से वे लोग से जुड़ते थे, ये अर्थ भी था, ये कवियों के लिए संकेत भी था कि कवियों को जनता से जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर बड़े काव्य शास्त्रियों के मत को देखें, तो हमारे यहाँ मम्मट ने कहा है, हमारे काव्य शास्त्रियों ने कहा है, काव्यम यशसेयत कृते शिवेतर शतये कांता सम्मितयोपदेश्युते। तो जाहिर है कि कविता लोक मंगल की साधना भी है, कविता सौंदर्य की सिद्ध भी है, और कविता लोक की लोकाभिव्यक्ति और आत्माभिव्यक्ति का साधन भी है। काव्य की जितनी रीतियां, जितने रस, जितने उसके संप्रेषण और संवेदन के जो रीतियां निर्धारित हैं शास्त्र में, उनकी कसौटी पर बच्चन का काव्य लोग से जुड़ने वाला काव्य है, लोग के सुख दुख में आने वाला काव्य है, बौद्धिकता की कसौटी पर, आध्यात्मिकता की कसौटी पर, दर्शन की कसौटी पर, जीवन में पग पग पर जनता के काम आने वाला काव्य है। आज अगर तुलसी हमारे बीच है, आज अगर सूर हमारे बीच है, आज अगर हमारे बीच कालिदास हैं, आज मुक्तिबोध हैं, आज नागार्जुन हैं, आज त्रिलोचन हैं, तो बच्चन भी हमारे बीच हैं, अपनी आवाजों के साथ, और उन अभिव्यक्तियों के साथ जिन अभिव्यक्तियों से होते हुए वे लोक के अपार अंतःकरण में अपना स्थान बना सके। और कहा कि हर लोकप्रिय चीज सतही नहीं होती, जैसे लोकप्रिय बच्चन कहीं भी सतही कवि नहीं है। दुनिया में बहुत सारे पुरस्कार, इनाम बड़े कवियों को मिले होंगे, लेकिन जनता के दिलों पर एक छत्र राज्य करने वाला जो कवि है, उनमें, या जो कवि हुए हैं, उनमें बच्चन का नाम अविस्मरणीय है। मैं इस कवि को नमन करता हूँ। बच्चन के काव्य संसार पर बोलना कोई 1 घंटे 2 घंटे का काम नहीं है। हम अक्सर ये मैं कहा करता हूँ कि हिंदी हिंदी कविता को प्रसारित करने के लिए आलोचकों की ही नहीं, बल्कि ओशो जैसी प्रतिभाओं की जरूरत है, क्योंकि कविता के अंतस्तल में उतरकर, कविता के मर्म में बैठकर उसके सत्व को आसान लहजे में, आसान भाषा में, संबोधन की भाषा में जनता तक पहुंचा सके। जो काम मध्यकाल में संतों ने किया, कवियों का वह काम होना चाहिए। कविता केवल कागज पर पढ़ने की वस्तु हो जाए, वह जीवन से सीधे संप्रेषित न हो सके, तो कहीं न कहीं कठिनाई है वो कवियों के प्रसार में भी, कि हम सोना तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस सोने का क्या लाभ है? बगिया में नाचेगा मोर, देखेगा कौन? इसलिए बगिया में मोर भी नाचे और दुनिया उसे देखे, उसे सौंदर्य को सराहे। कवियों को ऐसा होना चाहिए, उन्हें उस भाषा में रचना चाहिए जो कि जनता तक संप्रेषित हो, और वो बौद्धिकों की कसौटी पर भी बेहतर खरा हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बच्चन के कविता संसार पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे युगों युगों तक बच्चन का नाम रहे, और बच्चन जैसे कवि हर युग में पैदा होते रहें, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह का, या हमारे विश्व में जो मानवता है जिस कष्ट से गुजर रही है, उसमें ऐसे अंतःकरण को प्रक्षालित करने के लिए, जैसा कि केदारनाथ सिंह कहते हैं कि अंतःकरण के गलियारों में चलाना है एक स्वच्छता अभियान, या मुक्तिबोध कहते हैं कि ये दुनिया जैसी भी हो, इससे बेहतर चाहिए, इसे साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए। तो एक ऐसा कवि, ऐसे कवि हमारे समय में, हमारे युग में आते रहें, और इनकी आवाजाही लगी रहे, जिससे कि मानवता हमेशा उनके कहे से एक राह, एक अ, मार्गदर्शन अ, पाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोता राजपालन सन्स के मीरा जी, और के सुपुत्र, जिन्होंने कि आज का व्याख्यान अपने पृष्ठ पर संयोजित किया है।
मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस वार्ता को सुनने में जो हमारे मित्र देश दुनिया के इसमें शामिल हुए हैं, इस चिंतन सहकार का हिस्सा रहे हैं, मैं उनके प्रति बहुत ही अभिभूत हूँ। उन्हें अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। उनके प्रति पूरी सहृदयता के साथ उन्हें धन्यवाद अदा करते हुए मैं इस वार्ता से विराम लेता हूँ। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत-बहुत